हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2021 यानी कि लगभग 1.5 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। साथ ही साथ जो आरआरबी एनटीपीसी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी शिफ्ट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस सीरीज में हम कवर करेंगे। इस सीरीज में आपको टोटल 25 वीडियो मिलने वाले हैं। अगर आप इन सभी 25 वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 90 to 95% जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे आपको इसी सीरीज से मिलने वाले हैं। इस सीरीज का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्ज़ाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। अगर आप इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल एग्ज़ाम फोरम को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। और ये है इस सीरीज का पहला वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है? तो लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम जानते हैं कि लाख की खेती क्या होता है। तो लाख एक प्रकार का वस्तु होता है जिससे हम महिलाओं की चूड़ियाँ, कड़े, विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान बनाते हैं। इसके अलावा अब आपको यहाँ से कृषि से संबंधित 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि पिछले एक साल में बहुत ही चर्चा में रहे। जैसे, भारत में पहली बार हींग की खेती की जाएगी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में। हींग क्या होता है जिसका हम इस्तेमाल दाल या सब्जी को फ्राई करने के लिए करते हैं? तो भारत में पहली बार हींग की खेती की जाएगी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में। कृषि भूमि लीजिंग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड राज्य। कृषि भूमि लीजिंग क्या होता है, यानी कि कृषि भूमि को किराए पर देना या पट्टे पर देना। अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री तथा कृषि कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन? वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के पास 3 मंत्रालय हैं। ये 3 मंत्रालय कौन कौन से हैं? फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अब यहाँ पर बात की गई थी छत्तीसगढ़ राज्य की, तो कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य से आपको 2 योजनाओं के नाम याद रखने। ये 2 योजनाएं कौन कौन सी हैं? छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया है, कौशल मातृत्व योजना शुरू किया है। कौशल मातृत्व योजना जो कि महिलाओं की सशक्तिकरण से संबंधित है, तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो कि किसानों से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य से आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान पार्क के नाम याद रखने। ये 3 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों जो राष्ट्रीय उद्यान हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम एनडीबी बैंक के नाम से जानते हैं, एनडीबी बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एनडीबी बैंक जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्रायोजो। मार्कोस ट्रायोजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनडीबी बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एनडीबी बैंक के पहले अध्यक्ष थे केवी कामत जो कि भारत से थे। एनडीबी बैंक के पहले अध्यक्ष थे केवी कामत जो कि पिछले भारत से थे। इनके बाद दूसरे बने हैं मार्कोस ट्रायोजो। मार्कोस ट्रायोजो कौन है? आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं मार्कोस ट्रायोजो जो कि ब्राजील देश से हैं। तो आपको याद रखना है एनडीबी बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्रायोजो जो कि ब्राजील देश से हैं।
एनडीबी बैंक क्या है? तो एनडीबी बैंक, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, और इसका पहले नाम हुआ करता था ब्रिक्स बैंक। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, एनडीबी बैंक का पुराना नाम क्या है? तो एनडीबी बैंक का पुराना नाम है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना जो है, इसकी जो स्थापना ये 5 देशों के साथ मिलकर की गई है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? ये 5 देश हैं ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देश किसे कहते हैं? 5 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसका नाम है ब्रिक्स फोरम। और इन्हीं ब्रिक्स देशों के द्वारा एनडीबी बैंक की स्थापना की गई है। एनडीबी बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में, और इसकी शुरुआत होती है 2014 में। जो ब्रिक्स देशों की वार्षिक समिट है, ये 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ब्रिक्स देशों का सम्मेलन 2021 में आयोजित किया जाएगा भारत में। अब आपको ब्रिक्स बैंक के अलावा 2 अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के मुख्यालय तथा उनके प्रमुख के नाम याद रखने हैं। ये 2 बैंक के कौन कौन सी हैं? पहली है एडीबी बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय है फिलीपींस की मनीला शहर में। वर्तमान में एडीबी बैंक के अध्यक्ष हैं मत्सुगु असाकावा, जो कि जापान देश से हैं। और एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं अशोक लवासा, जो कि भारत से हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं अशोक लवासा, जो कि भारत से हैं। यहाँ से आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई विकास बैंकों के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या है 68। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। अगली बैंक है विश्व बैंक। विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। विश्व बैंक के प्रमुख हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश से हैं। और विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी, यानी कि सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तथा प्रबंध निदेशक एमडी बनी हैं अंशुला कांत, जो कि भारत देश से हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक बनी हैं अंशुला कांत, जो कि भारत से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा रवि वर्मा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजा रवि वर्मा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है 2 लोगों को। ये 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं? प्रोफेसर JS खंडेराव तथा वासुदेव कामत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जीके का, कि जो राजा रवि वर्मा पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजा रवि वर्मा जो पुरस्कार है ये आर्ट, यानी कि चित्रकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा रवि वर्मा कौन थे? तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। भारतीय चित्रकला का जनक, फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा, जो कि भारत के एक विख्यात चित्रकार थे, उन्होंने भारतीय साहित्य संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों तथा धर्म ग्रंथों में बताए गए चित्र हैं। आप हिंदू समुदाय के जितने भी देवी देवताओं को देखते हैं, जैसे लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, या फिर भगवान राम, विष्णु, हनुमान, इन सारे के जो तस्वीरें हैं, ये सबसे पहले तस्वीरें बनाई गई थी राजा रवि वर्मा के द्वारा। तो आज आप हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताओं के फोटो देखते हैं, सारे जो फोटो हैं इनकी चित्रकला बनाई गई थी राजा रवि वर्मा के द्वारा। इसीलिए राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का जनक, फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपका जो एग्जाम होने वाला है, ये होने वाला है ग्रुप डी का। तो रेलवे में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1.5 या 2 साल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की तथा राष्ट्रीय विज्ञान 2021 की दोनों थीम आपको याद रखना है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 था, इसकी थीम थी विज्ञान में महिलाएं, विमेन इन साइंस।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 की थीम है फ्यूचर ऑफ एसटीआई, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। विज्ञान, तकनीक, नवाचार का भविष्य, शिक्षा, कौशल एवं कार्य पर उसका प्रभाव। तो ये दोनों वर्षों की थीम आपको याद रखना है, जो भी एग्जाम में पूछा जाए उसका वो टिक कर देना है। यह है विज्ञान दिवस 2020 की थीम और ये है विज्ञान दिवस 2021 की थीम। अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये हर साल 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। किसकी? रमन इफेक्ट की, जो कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा आविष्कार है। इन्हीं के रमन प्रभाव की खोज को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाती है 28 फरवरी को। जो चंद्रशेखर वेंकट रमन जी थे, इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1954 में, और इनके रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो भारत में सबसे पहले भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 से, यानी कि 1954 से, और 1954 में पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? सी राजगोपालचारी तथा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे व्यक्ति थे सर सीवी रमन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। तो महाराष्ट्र राज्य ने मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यहाँ पर बात किया जा रहा है राज्य की, ना कि नेशनल लेवल का। तो आपको याद रखना है मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में, इससे पहले हम थोड़ा मराठी भाषा के बारे में जान लेते हैं। तो मराठी भाषा, जो कि दुनिया की 10वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, यह भारत के महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नगर हवेली एवं दमन एवं दीव राज्यों में बोली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भारत में टोटल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है नेशनल लेवल पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये 6 भाषाएं हैं जिनको भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि शास्त्रीय भाषा क्या होता है। तो शास्त्रीय भाषा को डिक्लेयर करने के लिए कई सारी क्राइटेरिया हैं और इनको घोषित किया जाता है भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, जिसके लिए 5 से 6 क्राइटेरिया हैं। जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है कि अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा डिक्लेयर करना है तो उस भाषा में 2000 साल पुरानी स्क्रिप्ट यानी कि रचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए और उन रचनाओं का समाज पर व्यापक प्रभाव होना चाहिए। ऐसे करके 5 से 6 क्राइटेरिया हैं। अगर कोई भी भाषा इन क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है तो उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हिंदी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है, क्योंकि जो हिंदी भाषा है ये संस्कृत भाषा से निकल कर आती है। क्यों नहीं प्राप्त है? क्योंकि हिंदी भाषा जो है ये संस्कृत भाषा से निकल कर आती है। यहाँ पर यह भी क्राइटेरिया है कि किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा डिक्लेयर करने के लिए उस भाषा का अपना ओरिजिनल स्वरूप होना चाहिए, मतलब वो किसी अन्य भाषा से डेराइव होकर नहीं आना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन है। तो दुनिया की सबसे पुरानी एग्जिस्टिंग भाषा है तमिल भाषा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ज़्यादातर आंसर लोग टिक करते हैं संस्कृत, जो कि गलत है। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुरानी एग्जिस्टिंग भाषा है तमिल, ना कि संस्कृत। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसी प्रकार से भारत में
8 नृत्य यानी कि 8 डांस को क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का है, मोहिनी अट्टम तथा कथकली जो कि केरल का है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिया असम का है। ये हैं 8 शास्त्रीय नृत्य जिन्हें भारत में शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है जादव पयंग को। किसे? जादव पयंग को। जादव पयंग कौन है? तो आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं जादव पयंग जो कि असम राज्य से आते हैं। इन्हीं को स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इनको क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि जादव पयंग ने अपने खर्चे पर, अपने बलबूते अकेले पर असम के कई बड़े क्षेत्रों में पौधे लगाए हैं और ये पौधे इतने ज़्यादा लगा दिए कि असम राज्य में एक मानव निर्मित जंगल तैयार हो गया है। इस जंगल की वजह से ही इनको भारत में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जादव पयंग को। इसी प्रकार से आपको 4 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। ये 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं? वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं राजेंद्र सिंह को, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं जादव पयंग को, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर सलीम अली को, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांकला को। अगला क्वेश्चन है, खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में चैंपियंस ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी ने जीता? चैंपियंस ट्रॉफी का मतलब है नंबर 1 पर आना। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है। यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से 2 यूनिवर्सिटी हैं, पहली है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला और दूसरी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो यहाँ पर जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, ये जीता है पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए इनका आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली बार 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 हैं जो कि दूसरे संस्करण के हैं, इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस साल 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक राज्य में। इसी प्रकार से तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किया गया था असम के गुवाहाटी शहर में, जबकि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला शहर में। चलिए अब हम आगे बढ़ने से कुछ खेल से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें 25 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला शहरों में। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन किया जाएगा भारत में कहाँ? तो इसका भी आयोजन उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 का आयोजन भारत के 5 शहरों में होना था। कहाँ कहाँ? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। पहले ये 2020 में होना था जिसको कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया था, जो कि 2021 में होना था, लेकिन फिर से इसको फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 जो कि भारत में होना था, अब इसको कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 का उद्घाटन किया गया भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है ये भारत का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। आपको याद रखना है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भारत का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, जो कि हरियाणा के
हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में हर साल लगता है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हर साल लगता है अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला, जो कि भारत का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, जिसमें पूरे भारत के हस्तकार जो उद्योग से संबंधित लोग हैं अपने अपने सामान को बेचने आते हैं। और इसी मेले में एक होता है हर साल पार्टनर कंट्री तथा एक होता है पार्टनर स्टेट। तो इनके एग्जाम में नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले में भागीदार यानी भागीदार देश था उज्बेकिस्तान, जबकि थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला 2020 में थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश तथा पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान देश। और ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष हरियाणा के फरीदाबाद शहर में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है केंद्रीय पर्यटन तथा वस्त्र उद्योग तथा संस्कृति एवं विदेश मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर चार मंत्रालय हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा शिल्प मेला हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कि एक टेनिस की प्रतियोगिता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कि एक टेनिस की प्रतियोगिता है, इसमें 2020 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 की प्रतियोगिता को जीत लिया है। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। यहीं पर अगर बात की जाए महिला एकल की, तो महिला एकल का खिताब जीत लिया है सोफिया केनिन ने। सोफिया केनिन जो कि अमेरिका देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये हर साल जनवरी से फरवरी महीने के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में आयोजित किया जाता है। अब ये जो खेल है इसका 2020 में भी आयोजन किया गया था और ये 2021 का भी हो चुका है। तो आपके एग्जाम में 2020 का भी पूछा जा सकता है और 2021 का भी पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। 2020 में महिला एकल का खिताब जीता सोफिया केनिन ने, जबकि पुरुष एकल का खिताब जीत लिया नोवाक जोकोविच ने। अब हम देखते हैं 2021 में। 2021 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है इसको भी नोवाक जोकोविच ने जीत लिया। इन्होंने लगातार 9वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत लिया, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब 9वीं बार जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। अगर इस साल बात की जाए महिला एकल का खिताब, तो इस साल यानी कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल का खिताब जीत लिया है जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका। तो 2020 तथा 2021 दोनों आपको याद रखना है। कोई भी आपके एग्जाम में, मेनली रेलवे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपको चार टेनिस प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। ये 4 प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन तथा यूएस ओपन। इन 4 टेनिस प्रतियोगिताओं को कहते हैं ग्रैंड स्लैम। क्या कहते हैं? इन 4 प्रतियोगिताओं को ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है, जो कि टेनिस की एक प्रतियोगिताएं हैं। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका आयोजन कब और कहाँ किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का आयोजन जनवरी से फरवरी के मध्य ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में, फ्रेंच ओपन का आयोजन मई से जून के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में, विंबलडन ओपन का आयोजन जून से जुलाई के मध्य लंदन के विंबलडन शहर में, जबकि यूएस ओपन का आयोजन अगस्त से सितंबर महीने के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रैंड स्लैम किसे कहते हैं? टेनिस की प्रतियोगिता को, बैडमिंटन की प्रतियोगिता को, टेबल टेनिस की प्रतियोगिता को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें मैंने 1.5 साल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन कवर किया है। अभी आपको 24 वीडियो मिलना बाकी है। अगर आप इन सभी 25 वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो हमारा वादा है कि आप ग्रुप डी के एग्जाम में जब करंट अफेयर्स के सेक्शन को कवर करेंगे तो 90 to 95% जो क्वेश्चन हैं आपको इस सीरीज से मिलने वाले हैं।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो मेनली ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम फोरम चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा एक बात और, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस सीरीज का टाइमिंग क्या रखा जाए, सुबह 8 बजे, 10 बजे या फिर 12 बजे या फिर शाम को 4 बजे। टाइमिंग आप सभी लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, उसी टाइम पर आपको डेली वीडियो मिल जाएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।